तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो 7 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये सेशन लेकर आया है। और फ्रेंड्स, आज 7 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चंस है ये पहले जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हुए उनमें पूछे गए हैं। इसके साथ ही कुछ जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो सेशन है ये इस सेशन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस है ये आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और आज के इस सेशन में अपना पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा है ये किस राज्य से होकर गुजरती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है बिहार से, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है झारखंड से और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है हिमाचल प्रदेश से। इस प्रकार 4 राज्यों के हमें नाम दे रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी भोपाल 2007 के पेपर में आया था। इसके साथ ही आरआरबी रांची 2006 के पेपर में आया था। आरआरबी भोपाल 2006 के पेपर में दोबारा रिपीट हुआ। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आरआरबी भोपाल 2002 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन में दे रखा है कर्क रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ सेंटर ये किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो कर्क रेखा है ये झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है ये इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं और ये इसकी विशेषता क्या है। तो पहले तो भारत में कर्क रेखा मतलब सेंसर लाइन या ट्रॉपिक ऑफ सेंसर ये 8 राज्यों जिनमें हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कहाँ से कहाँ तक गए फ्रेंड्स, ये हो गए पश्चिम से पूर्व की ओर वाले राज्य हो गए। सबसे पश्चिम में अपना स्थित है गुजरात, इसके साथ ही सबसे पूर्व में हमारा स्थित है मिजोरम। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये राज्य हो गए जिनमें 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है और इन 8 राज्यों से ये जो ट्रॉपिक ऑफ सेंसर है मतलब कर्क रेखा है ये गुजरती है। इसीलिए ये जो पहला पॉइंट है ये हमें बताता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ सेंटर है ये झारखंड से होकर गुजरती है। इसीलिए अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही सेकंड टॉपिक बताता है कर्क रेखा की कुल लंबाई 3214 मीटर है। तो हम देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है इसकी भारत में कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 3214 किलोमीटर ये भारत में लंबाई दे रखी है कर्क रेखा की। इसके आगे देखते हैं भारत का जो पूर्वी बिंदु है किवितु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जो पश्चिमी बिंदु है गोहर या गोरमोती जिसे हम कहते हैं तो ये है सरक्रीक गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि भारत का पूर्व बिंदु कौन से राज्य में स्थित है और उसका क्या नाम है। तो भारत का पूर्वी बिंदु है ये किवितु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही यदि हम देखते हैं तो पश्चिमी बिंदु है ये गोहर मोती है और कहाँ स्थित है, सरक्रीक गुजरात राज्य में ये स्थित है। तो ये भी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके आगे फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। तो भारत के उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। मतलब ये फ्रेंड्स ये दे रखा है कि जो उत्तर प्रदेश में ये खड़ी वाली हमें लंबाई दे रखा है कि भारत की जो उत्तर में जो जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है इसके साथ ही दक्षिण में जो कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है ये हमें दे रखा है। तो या तो फ्रेंड्स अपना ये वाला स्टेटमेंट सही है या फिर अपना ये जो कर्क रेखा है ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो ये लंबाई है ये सेम दे रखी है 3214 किलोमीटर। तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों ये डाउटेबल स्टेटमेंट है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट है ये अपना गलत हो सकता है, कर्क रेखा की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो सकता है। जबकि ये जो स्टेटमेंट है भारत के उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही हो सकता है। इसके आगे देखते हैं हम 5वें पॉइंट में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात के बीच की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है ये हमें दे रखा है।
कि जो पूर्व है वहाँ तो फ्रेंड्स क्या दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ ही पश्चिम में जो गुजरात राज्य है वो पड़ता है। तो जो पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना दे रखा है भारत का, वो दे रखा है 2933 किलोमीटर। अब इसके आगे हम देखते हैं तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मतलब कर्क रेखा है, इसकी जो इंग्लिश नेम क्या है, उसका इंग्लिश नेम हमें दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके साथ ही जो कर्क रेखा है ये कितने डिग्री पर बनती है, तो ये हम देखेंगे। तो कर्क रेखा यह उत्तरी गोलार्ध में 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है। मतलब जो दो गोलार्ध है पृथ्वी के, एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध भाग है पृथ्वी का, उसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा बनती है। तो जो यह रेखा है ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये लगभग 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारे महाद्वीपों के नाम दे रखे हैं अफ्रीका, एशिया और तीसरा जो महाद्वीप दे रखा है उत्तरी अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका है। इन तीनों महाद्वीपों से ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो इस प्रकार इस रेखा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमने पढ़ लिए हैं। इसके आगे चलते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, ये हमें बताना है। तो एक बोर्ड है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये अभी हाल ही में चुने गए हैं। नए चेयरमैन चुने गए हैं, ये कौन चुने गए हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है KN शांता कुमार, ऑप्शन बी में दे रखा है दीपेंद्र सिंह एरी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है विवेक भसीन और ऑप्शन डी में दे रखा है डॉक्टर स्वाति नायक। इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों में से अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं, KN शांता कुमार। इस प्रकार ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो ऑप्शन बी है उसमें दे रखा है दीपेंद्र सिंह एरी। तो ये कौन है, ये T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी अभी हाल ही में बने हैं। अर्धशतक का मतलब क्या होता है, अर्धशतक का मतलब होता है 50 रन। मतलब कि सबसे कम समय में या सबसे कम बॉल्स के अंदर इन्होंने अभी हाल ही में 50 रन का जो अर्धशतक है ये लगाया है T20 क्रिकेट में। तो इसीलिए ये भी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछ सकता है कि इतिहास में T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी है ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं दीपेंद्र सिंह एरी। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बी है, ये भी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही ऑप्शन सी में हमें दे रखा है विवेक भसीन। तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक है ये अभी हाल में बने हैं विवेक भसीन। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो एक अपना, दूसरा अपना और तीसरा अपना, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए सेकंड क्वेश्चन में। तो इसके आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये हमें बताना है कि जो हरित क्रांति हुई थी भारत में उसके जनक कौन थे, उसके प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है C सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि भारत में हरित क्रांति के जनक है ये कौन थे, ये थे MS स्वामीनाथन। तो इस प्रकार बी अपना राइट आंसर होने वाला है MS स्वामीनाथन। तो इसके साथ ही ये जो हरित क्रांति के जनक है ये क्वेश्चन अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों रहा, क्योंकि ये जो MS स्वामीनाथन है इनका अभी हाल ही में मृत्यु हुई है और इस मृत्यु तक इनकी जो आयु है वो 98 वर्ष थी। मतलब 98 वर्ष की उम्र में इनका जो निधन हो गया MS स्वामीनाथन का, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसके साथ ही हम देखते हैं तो ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे ये कौन थे, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी उसके जनक कौन थे, उसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इस प्रकार इस क्वेश्चन में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन देखे हैं। पहला क्वेश्चन था हमने देखा था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसके साथ ही जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। और ये जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो उस समय भारत में दूध की किल्लत चल रही थी, तो उस दुग्ध की जो किल्लत है उसको मिटाने के लिए इन्होंने दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति चलाई थी। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है ये कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब हम देखते हैं MS स्वामीनाथन के बारे में।
तो इनका जो जन्म है ये 7 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके साथ ही इनकी जो मृत्यु है वो 28 सितंबर को 2023 को अभी हाल ही में हुई है। तो फ्रेंड्स 28 सितंबर को इनकी जो उम्र थी 98 वर्ष थी और 98 साल की उम्र में इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्गवास प्राप्त किया। 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई और 7 अगस्त 1925 को इनका जन्मदिन था। तो इस प्रकार ये एम.एस. स्वामीनाथन है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। अब यह है इनकी इमेज। एम.एस. स्वामीनाथन, इंडियन फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है हरित क्रांति। तो ये जो एग्रोनॉमी है इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये है इनकी इमेज। अब इसके आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट्स फॉर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है अक्टूबर माह में 2023 में। तो ये जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसके जो ऑफिशियल शुभंकर है ये कौन बने हैं? इनका जो ऑफिशियल शुभंकर है ये कौन बना है? कौन से वाक्य को चूज़ किया गया है ऑफिशियल शुभंकर के रूप में ऑफिशियल मैस्कॉट के बारे में, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बेटसी एंड स्टम्पसी। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है क्रिकेटो एंड कैची। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बॉली एंड सिक्सर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है ब्लेज एंड टोंग। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो ऑफिशियल शुभंकर है ये है ब्लेज एंड टोंग। इस प्रकार ऑप्शन डी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट। मैस्कॉट का मतलब क्या होता है? मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर या ऐसी लाइन जो कि फ्रेंड्स उस क्रिकेट वर्ल्ड कप को डिनोट करती है, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप को डिनोट करती है। तो ये ऑफिशियल शुभंकर है ये कौन बना है? ये बना है ब्लेज एंड टोंग, ऑफिशियल मैस्कॉट्स। अब इसके आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन में। तो हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CBDT whose tenure has been extended recently। ये हमें बताना है कि ये जो CBDT है इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है जिनका जो टेन्योर है वो अभी हाल ही में बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, विस्तार किया गया है। मतलब कि जैसे इनका जो टेन्योर है ये 5 साल का रहा होगा तो इनके जो टेन्योर को मतलब इनका जो टाइम पीरियड रहता है उसको बढ़ाकर कितना साल कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया, 1 साल और बढ़ा दिया गया। तो ये तो था उदाहरण, वैसे बढ़ाए कितना होगा ये अभी पता नहीं चला है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो CBDT है इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? इसके प्रेजेंट चेयरमैन है वो है ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो नितिन गुप्ता है इसके प्रेजेंट चेयरमैन है और इसका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, ये अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। इनको रिटायरमेंट मिलना था लेकिन इनको रिटायरमेंट नहीं दिया गया, इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। अब इसके आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन में। तो 6th क्वेश्चन यह लिखा है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हमें बताना है। अब ये जो फर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इस फर्म के बारे में हमें बताना है कि इसके जो नए चेयरमैन हैं ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो ये कौन बने हैं? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इसके जो नए चेयरमैन हैं ये अभी हाल ही में बने हैं स्वागत गुप्ता। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इसके जो नए चेयरमैन बने हैं ये बने हैं स्वागत गुप्ता। तो इस प्रकार ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में भारत की कौन सी महिला है जिसने ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड है ये पाया है। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली भारत की कौन सी महिला प्रथम महिला बनी है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी में हमें दे रखा स्वागत गुप्ता, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है वहीदा रहमान और ऑप्शन डी में हमें दे रखा जया वर्मा सिन्हा। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में सुधा मूर्ति को ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड है ये दिया गया है और ऐसा करने वाली या इस अवार्ड को पाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला ये कौन बनी है? ये सुधा मूर्ति बनी है।
इस प्रकार ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, सुधा मूर्ति। अब हम देखते हैं सुधा मूर्ति के बारे में। तो रिनाउंड ऑथर, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड द वाइफ ऑफ द इन्फोसिस को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति। मतलब ये जो एन.आर. नारायण मूर्ति है ये इनके हस्बैंड है जो कि इन्फोसिस के फाउंडर है। इसके साथ ही ये जो इनकी वाइफ है ये फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी है, ऑथर है मतलब लेखिका है। इसके साथ ही ये जो सुधा मूर्ति है इसके बारे में हमें दे रखा है कि इनके जो हस्बैंड नारायण मूर्ति है, और ये जो सुधा मूर्ति है इनको विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड है, मतलब ये जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड है ये दिया गया है बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF, मतलब कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा अभी हाल ही में सुधा मूर्ति को ये प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड है ये दिया गया है एट ए ग्रांड इंडो कैनेडियन गाला इन टोरंटो। ये इसमें दे रखा है। गाला का मतलब क्या होता है? गाला का मतलब होता है मीटिंग। तो ये हमें दे रखा है ग्रैंड का अर्थ होता है विशाल। इसके साथ ही इंडो कैनेडियन मतलब इंडिया की और कैनेडियन की जो संयुक्त रूप से मीटिंग हुई थी टोरंटो के अंदर, उस मीटिंग में कैनेडियन जो कनाडा इंडिया फेडरेशन है CIF, उसके द्वारा ये अवार्ड है ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को अभी हाल ही में दिया गया। तो इस अवार्ड को पाने वाली प्रथम भारतीय महिला ये सुधा मूर्ति बनी है। और ये है फ्रेंड्स इनकी इमेज, जो कि सुधा मूर्ति की इमेज है। इसके आगे चलते हैं। तो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर टैग प्राप्त करने वाला होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो ये जो होयसला मंदिर है इसको अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का टैग दिया गया। तो ये जो टैग है, ये टैग पाने वाला होयसला का जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है गुजरात, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है बिहार, ऑप्शन सी में दे रखा है राजस्थान और ऑप्शन डी में दे रखा है कर्नाटका। तो ये जो होयसला का मंदिर है ये फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन डी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं तो कर्नाटक में बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई यूनेस्को, तो इस यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में इस होयसला के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर टैग दिया गया है। अब इसके साथ ही हम चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। और इसके बारे में बता रखा है कि जो NPCI है इसने अभी हाल ही में लॉन्च किया था ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है। इसका नाम क्या दे रखा है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा ग्रेप, ऑप्शन बी में दे रखा पैसी, ऑप्शन सी में दे रखा ऑरेंज और ऑप्शन डी में दे रखा फाल्कॉन। तो ऑप्शन डी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि इसका जो नेम है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाल्कॉन, ऑप्शन डी। अब इसके आगे 10th क्वेश्चन में चलते हैं। तो रिसेंटली विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ बैंड द कोनोकार्पस प्लांट, ये हमें बताना है कि ये जो कोनोकार्पस प्लांट है ये अभी हाल ही में किस इंडियन स्टेट के द्वारा, ये यूनियन टेरिटरी के द्वारा बैन कर दिया गया। तो किस स्टेट के द्वारा ऐसा किया गया? तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है गुजरात के द्वारा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है तमिलनाडु के द्वारा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है उत्तराखंड के द्वारा। तो ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि गुजरात राज्य ने अभी हाल ही में कोनोकार्पस प्लांट का जो प्लांटेशन है उसको रोक दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कोनोकार्पस प्लांट को बैन कर दिया गया है लगाने से। अब इसके आगे चलते हैं। तो गुजरात बैन्स प्लांटेशन ऑफ कोनोकार्पस ट्रीज साइटिंग एनवायरनमेंट हेल्थ हैजार्ड। अब जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है, इन इश्यूज़ को देखते हुए गुजरात राज्य ने अभी हाल ही में कोनोकार्पस जो ट्रीज़ है उनका जो प्लांटेशन होता है उसको रोक दिया है। इसके आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन में। तो हाल ही में खबरों में रहा माँ दंतेश्वरी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो ये जो माँ दंतेश्वरी मंदिर है ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, चर्चा का विषय रहा। तो ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में हमें दे रखा है झारखंड में,
ऑप्शन बी में मिलेगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में मिलेगा छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी में मिलेगा केरला में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो माँ दंतेश्वरी मंदिर है ये फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो अब ये जो माँ दंतेश्वरी मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है ये हम देखते हैं। तो दंतेश्वरी जो मंदिर है एक हिंदू मंदिर है और 52 शक्तिपीठ। अब फ्रेंड्स जब जो ये 52 शक्तिपीठ बिखरे थे तो इनमें से जो एक शक्तिपीठ है ये यहाँ भी गिरा था छत्तीसगढ़ में, तो यहीं इस हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ। तो इन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के कारण इस हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ माँ दंतेश्वरी मंदिर का। तो यहाँ से हम देखते हैं दंतेश्वरी मंदिर एक हिंदू मंदिर है और 52 शक्ति के मंदिरों में से एक है। दंतेश्वरी मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। अब बहुत पुराना मंदिर हो गया ये, 600 साल पुराना, 600 साल भी होते हैं। इसके साथ ही भारत के समृद्ध इतिहास का गवाह रहा है। इस मंदिर का जो निर्माण है ये 14वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण में बस्तर क्षेत्र में चालुक्य द्वारा किया गया था, ये हम देखते हैं। अब इस मंदिर का जो नाम है ये दंतेश्वरी क्यों पड़ा, क्योंकि जो 52 शक्तिपीठ थे उनमें से जो एक दांत वाला शक्तिपीठ था वो यहाँ गिरा था दंतेश्वरी, इसीलिए इसका नाम पड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो माँ दंतेश्वरी मंदिर है यहाँ अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने विजिट की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो माँ दंतेश्वरी मंदिर है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही कुछ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की जो तैयारी है ये हो सके और ऐसे ही वीडियोस में और बनाकर अपने चैनल पर डाल सकूं। तो फ्रेंड्स आप मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।